थे हमारे 80 क्वेश्चंस और बड़े ही आसान क्वेश्चंस थे। अगर किसी एक चैप्टर के ऊपर हमने 80 क्वेश्चन बना दिए, दैट शोज कि कितने इजी क्वेश्चन भी होंगे उसमें और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे भी थे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। और कुछ कुछ क्वेश्चन मैं पोल भी दूंगा या कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा किसका आंसर क्या था, बट नॉर्मली आपका रिवीजन ही है पूरा। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं ज्योग्राफी या स्पेशली क्लाइमेटोलॉजी, एक बहुत बेसिक चीज ध्यान रखना है अपने को, वो ये है कि जहां भी गर्म एरिया होगा, जो भी हमारा वार्म एरिया होगा, कोई भी अगर वार्म एरिया है तो वहां पर आपकी जो एयर है वो आपकी हमारी क्या होती है, लाइट होती है और वो राइज करेगी। कोई भी अगर वार्म रीजन है भाइयों तो वो आपकी हवा वहां पर क्या करेगी, राइज करेगी। और कोई भी अगर आपका कोल्ड रीजन है दोस्तों, तो वहां पर आपकी जो हवा है दैट विल डिसेंड। हवा हमारी नीचे गिरने वाली है, हवा हमारी डिसेंड करने वाली, राइट। और ऐसी जगह पर आपको कोल्ड एयर मिलेंगी। ठीक, अब अगर मैं इसको प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में लिखूं, तो जहां पर वार्म एरिया होगा वहां पर सरफेस पर यू विल फाइंड लो प्रेशर। वाई? बिकॉज नीचे के पार्टिकल्स आपके ऊपर पहुंच गए हैं। तो अगर नीचे के पार्टिकल्स ऊपर पहुंच गए तो नीचे आपका प्रेशर हो जाएगा कम। सिमिलरली जो कोल्ड एरिया होगा वहां पर ऊपर के पार्टिकल नीचे गिर चुके होंगे, तो नीचे सरफेस पर जहां कोल्ड एरिया होता है वहां पर यू विल फाइंड हाई प्रेशर। और एक बहुत सिंपल बेसिक चीज ये है कि जो हमारी हवा का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक, राइट। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारा दोस्तों होता है मूवमेंट। चलो, अब इसी के ऊपर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन आपका यह है कि आपकी एयर एक्सपैंड करती है जब आप हीट करते हो और कंप्रेस होती है जब आप कूल करते हो, राइट। एक्सपैंड का मतलब है ऊपर उठना जब आप हीट करोगे तो, और कंप्रेस का मतलब है आपका हमारा जब कूल करोगे तो आपकी हवा नीचे बैठ जाएगी, दब जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी। सही बात है। दिस रिजल्ट्स इन वेरिएशंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्यू टू दिस, इसी के वजह से आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आते हैं हमारे वेरिएशंस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द रिजल्ट इज दैट इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। ये उल्टा लिखा हुआ है, ये आपका होगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ना कि वाइस वर्सा। तो थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। जब थर्ड इनकरेक्ट है तो आपका आंसर होगा ये हमारा। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक सवाल, राइट। सही था क्या आप लोग का? सही था। हम्म, अच्छा ये बेसिक राउंड, ठीक है। ये आपको पहले आई गेस एक दिन मिला होगा एक पेपर में और में, हाँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। ड्यू टू ग्रेविटी, फोकस यहां पर। ड्यू टू ग्रेविटी जो आपकी एयर है सरफेस पर वो डेंसर होगी और इसीलिए हाई प्रेशर बनता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं यूजिंग बैरोमीटर एंड या फिर एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का यूज आप किस लिए करते हो? या आप करते हो विंड स्पीड नापने के लिए। यू यूज एनीमोमीटर टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, जो आपकी हवा होती है वो हमारी डेंसर होती है और नीचे की तरफ बैठ जाएगी और इसीलिए आपका बनता है हाई प्रेशर, राइट। लेकिन जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट, साहिल विक्रांत गलत है तुम्हारा। सेकंड स्टेटमेंट जो आपका है भाइयों वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये एनिमोमीटर नहीं होगा, ये आपका हमारा होगा ओनली बैरोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके लिए जरा मैं आपको क्विकली रिवाइज करा दूं, जिन लोग भूल गए हैं लोग वो भी पढ़ लेंगे। देखो, जब भी हमारी हवा बहती है, हवा बहने के लिए एक मेन चीज क्या चाहिए होती? प्रेशर डिफरेंस, राइट, या उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी कहते हैं। ठीक, अब जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। जो दोस्तों हमारा प्रेशर डिफरेंस है इट कुड बी ऑफ टू टाइप्स। पहला है आपका कि वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है और साथ में हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है। वर्टिकल भी तो आप देखोगे ना, सरफेस पर प्रेशर कुछ और है, ऊपर जाने पर कुछ और है और ऊपर जाने पर कुछ और है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि इक्वेटर पर कुछ और है, पोल पर कुछ और है, किसी और रीजन में कुछ और है। तो दो टाइप के आपके हमारे होते हैं प्रेशर डिफरेंस, राइट। अब अगर मैं आपको बताऊं रेट, तो जो हमारा वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस होता है दोस्तों, वर्टिकल जब आप जाओगे तो हर 10 मीटर ऊपर जाने पर आपको 1 मिली बार का प्रेशर कम मिलेगा या 1 मिली बार का डिफरेंस मिलेगा। मिली बार इज यूनिट ऑफ योर प्रेशर, ठीक है। हर 10 मीटर जब आप ऊपर जाते हो
तो 1 मिली बार प्रेशर आपका कम हो जाता है। बट पॉइंट इज कि ये रेट आपका फिक्स्ड नहीं है। दिस रेट इज नॉट फिक्स्ड। ये रेट हमारा फिक्स नहीं है, ये आपका वेरी करता रहेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इक्वेटर पर कुछ और होगा, पोल पर कुछ और होगा, कहीं और पर कुछ और होगा। सो दिस रेट इज नॉट फिक्स्ड। ये एनसीईआरटी की लाइन है और एग्जाम में पूछा जाता है ये लाइन देकर आपको। तो प्रेशर डिफरेंस दो प्रकार के, एक हमारा वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस, एक हमारा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस में क्या होता है कि हर 10 मीटर पर 1 मिलीबार का डिफरेंस आता है और ये रेट आपका दोस्तों फिक्स नहीं होता। रही बात हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिफरेंस की, तो ये याद है भूल गए हो? इक्वेटर पर लो प्रेशर, फिर हमारा हाई प्रेशर, फिर हमारा लो प्रेशर, और फिर हाई प्रेशर, फिर यहां पर आपका हाई प्रेशर, यहां पर आपका लो प्रेशर एंड देन हाई प्रेशर। अगर मैं इस सवाल में एक चीज आपसे और पूछूं कि थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर हमारे कौन कौन से होते हैं, याद है ना भाई? थर्मली इंड्यूस्ड भाइयों हमारे, थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब ऐसे प्रेशर जिनमें मेन रोल होता है टेम्परेचर का या सन का। तो जो हमारा इक्वेटर वाला प्रेशर है ये, और जो दो हमारे पोल के प्रेशर हैं ये, इक्वेटर और पोल के जो हमारे दो प्रेशर हैं और एक इक्वेटर का, ये तीनों प्रेशर आपके होते हैं थर्मली इंड्यूस्ड। उसके अलावा जो ये और ये चार जो आपके प्रेशर हैं, ये हमारे होते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड। डायनेमिकली इंड्यूस्ड हमारे ये प्रेशर होता है। ठीक, तो ये चीज भी यहां पर ध्यान रखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भैया अगर वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस भी होता है तो हवा हमारी वर्टिकल क्यों नहीं चलती? राइट, हवा वर्टिकल आपकी इसलिए नहीं चलती दोस्त क्योंकि आपकी जो ग्रेविटी होती है वो बैलेंस कर देती है। सो ग्रेविटी बैलेंसेस योर वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये बैलेंस कर देगी आपकी वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस को, ध्यान रखेंगे, खत्म कहानी। तो इतनी चीजें आपने सीखी, यहाँ पे क्या सीखा आपने? आपने रिवाइज ये किया कि यार प्रेशर डिफरेंस दो टाइप के होते हैं हमारे। राइट, पहला है हमारा वर्टिकल, दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल प्रेशर डिफरेंस का ये रेट होता है बट दिस रेट इज नॉट फिक्स्ड। एंड दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल प्रेशर आपका ये होता है जिसमें आपके थर्मली इंड्यूस्ड कौन और डायनेमिकली इंड्यूस्ड कौन। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट ये था कि इन द लोअर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर डिक्रीज करेगा आपका रैपिडली विथ हाइट, और ये डिक्रीज आपका है ऑलमोस्ट 1 मिलीबार फॉर 10 मीटर। 1 मिलीबार हमारा होता है 10 मीटर के लिए, बिल्कुल सही बात है। इट डज ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट, ये सही है। सेकंड हमारा इनकरेक्ट है भाई, क्योंकि आपका रेट फिक्स नहीं होता। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस कर देता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रेशर ग्रेडियंट फोर्सेस को, ऐसा है। केवल और केवल वर्टिकल को बैलेंस करता है, ध्यान रखना, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो आपका थर्ड भी इनकरेक्ट है। उसने पूछा गया था, अब देखो क्वेश्चन ध्यान रखा करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इज डिफरेंट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वो अलग होता है। हाउ मेनी का मतलब कितने सही है, यहां वो पूछ रहा है कितने सही नहीं है। तो आपका ये वाला सही नहीं, ये वाला सही नहीं था और ये वाला सही नहीं था। आंसर हमारा बी होगा। तो बहुत लोग इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए कि इसमें करना क्या है। सवाल ये था कितने स्टेटमेंट गलत थे, कौन कौन सा वाला ये नहीं पूछा गया, कितने गलत थे ये पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा दो स्टेटमेंट आपके भाइयों हमारे गलत थे। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पिक्चर दिखाई गई। क्या आप पहचान सकते हो ये पिक्चर किसकी है? क्या है ये? हाँ भाई, हर्ष क्या है ये? क्या होते हैं आइसोबार्स? सो आइसोबार हमारा, अगर दुनिया भर में जहां जहां प्रेशर सेम लगता हो, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें तो उस लाइन को हम बोलेंगे आइसोबार। ऐसे हमने और भी चीजें पढ़ रखी हैं, आइसो ह्यूम, आइसो हाइट्स, आइसो और आइसोथर्म सुना होगा आपने, आइसो हेल सुना होगा। राइट, तो ऐसे बहुत सारे हमारे आइसो यानी ये सेम लाइन हमारे होते हैं, ठीक है। तो भाई आइसोबार की हम बात करते हैं, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही प्यार से। तो भाई नॉर्मली आपका हमारा यहां पर क्या है,
देखो आइसोबार का मतलब समझना, आइसोबार का मतलब जहां जहां प्रेशर आपके सेम होंगे उनको ये हमारा एक लाइन ड्रॉ होती है जिसको हम बोलते हैं आइसोबार हमारे। ठीक है। अब एक चीज समझना कि जनवरी और जुलाई दो अलग कहानी हमारी होती। जनवरी के सीजन का मतलब है जब विंटर होता है, और जुलाई में आपका अलग बिहेवियर होता है। राइट। तो मुझे बताओ जुलाई में अगर आप भारत के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आपको क्या लगता है भारत में प्रेशर कैसा होता होगा? जुलाई में भारत में लो प्रेशर होता होगा। वाई? बिकॉज मॉनसून विंड्स आती है ना भारत की तरफ। सो अगर इंडिया या एशिया में पूरे, जो भी हमारा एशिया का लैंडफॉर्म है पूरा, तिब्बत का प्लेटू हो गया, राइट, मॉनसून केवल भारत में नहीं आता, पता है ना। मॉनसून आपके म्यांमार में भी आएगा, बांग्लादेश में भी आएगा, हर जगह आता है जो पूरा आपका इंडियन ओशन है। ठीक है, उधर पूरे में जाएगा मॉनसून आपका, केवल भारत में नहीं आता। तो जो पूरा एशियन लैंड मास है ना, वो लैंड मास रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनसून के लिए। क्यों? बिकॉज उस पूरे लैंड मास में गर्मी होगी, और जब गर्मी होगी तो लो प्रेशर बनेगा, और जब बनेगा लो प्रेशर तो वो अट्रैक्ट करेगा किसको? हाई प्रेशर को, और हवाएं आपकी मूव करेंगी फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ये नॉर्मल सर्कुलेशन आपका होता है। ठीक। चलो, अब एक फोटो आपको यहां दिखाई गई और उसमें आपको बोला गया कि जो आपके रफली सर्कुलर लाइंस हैं इनको हम कहते हैं आइसोबार। सही बात है। आइसोबार ज्वाइन करते हैं एरिया हैविंग द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सही बात है। अब ये दो पॉइंट समझना, जितने क्लोज होंगे आइसोबार, वेदर हमारा उतना काम होगा क्या, और जितने दूर होंगे आइसोबार, ये एग्जैक्ट लाइन मैंने लिखाई थी पढ़ाते हुए, उल्टा लिखा हुआ है बेसिकली, दोबारा समझ लो। इसका लॉजिक क्या होगा दोस्त, समझो। इमेजिन करो ये आपका एक एरिया है। ठीक। गैस एक मिनट वेट करना है। जरा एक मिनट वेट करना है गाइस, ठीक है फिर।
इनके बैग भी कर देना, ठीक है, बाहर अभी छुट्टी के बाद। आर्मस विल राइट लेटर, देन विल अलाउ, ठीक है, वरना हमको भेजेंगे। चलो, सिंपल सा लॉजिक यार ये होता है कि जब भी हमारा, अगर हम आइसोबार्स की बात कर रहे हैं, ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं आइसोबार्स की, तो आइसोबार में आपका सिंपल कहानी ये है कि भाई, अगर मैं मान लूं कि यार ये एक आइसोबार है, ये हमारा एक और आइसोबार है, ये हमारा एक और आइसोबार है, ये हमारा एक और आइसोबार, ठीक है, चारों में आपके अलग अलग प्रेशर हो सकते हैं, चारों में हमारे प्रेशर क्या है, अलग अलग है। अब हमें पता है कि हवा चलने के लिए आपको चाहिए होता है मेरे भाई प्रेशर डिफरेंस। तो अगर सोचो यहां पर 400 मिलीबार का प्रेशर है, यहां हो सकता है 500 का हो, या हो सकता है 600 का हो। जब इतने सारे प्रेशर डिफरेंस नजदीक नजदीक होंगे, तो आपकी हवा यहां से यहां चलेगी, राइट, यहां से यहां चलेगी, यहां से यहां चलेगी, बहुत ही वायलेंट आपकी हवाएं चलेंगी, बहुत ही कम स्पेस में। कुछ हवा इधर से आ रही है, कुछ उधर से आ रही है, कुछ इधर से हो रहा है, राइट, बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी आपकी वायलेंट हवाएं चलती। तो ये चीज ध्यान रखना और इसको पॉइंट में नोट कर लेना फिर से एक बार, कि जितना करीब होगा आपका आइसोबार, उतना ही अनस्टेबल होगा वेदर। द क्लोजर द आइसोबार, अनस्टेबल विल बी द वेदर। और जितना हमारा फार्दर होगा आइसोबार, उतना ही स्टेबल होगा वेदर। सो जितना क्लोज होगा आइसोबार, वेदर हमारा उतना अनस्टेबल होगा, और जितना दूर होगा आइसोबार, वेदर हमारा उतना ही स्टेबल होने वाला है। ऋग्वेद अभी बता दूंगा, रुक जाओ यार। बिल्कुल इमेजिनरी लाइन होती है सुरप्रीत, आपने नोट कराया था तो, बट याद क्यों नहीं होता फिर तुम लोग को। चलो, क्वेश्चन नंबर 5। कहाँ क्या चलती है? हाँ, आप कह रहे हो कि ये यहाँ हवा ऐसे चलती है? ओके, देन यू आस्किंग कि हमारा यहाँ पर इंडिया है तो कैसे हवाएं आ जाती? तो ये लोकल फैक्टर्स है ना, ये तो आपकी परमानेंट विंड से चल रही होती हैं, साल के 12 महीना ऐसी रहती है। बट जो आपका लोकल यहाँ पर बना लो प्रेशर, तो जो यहाँ की आपकी हवाएं हैं, एक्सेस हवाएं इधर पहुंच जाएंगी। कुछ इवन पेरू की हवाएं कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगी, जिसको आप पढ़ते हो लीनो लालीना। ये तो लोकल फैक्टर्स है ना। मॉनसून इज द टाइप ऑफ लोकल विंड ना आपकी, नॉर्मल। लू हो गई तुम्हारी, लू चलती है, लू सुना होगा। जितनी भी आपकी हवाएं हैं तो लोकल फैक्टर्स है ना हमारे। चलो ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर और है, और एक चीज हमारा दोस्त ये है कि आपके जब आइसोबार हमारे स्ट्रेट होते हैं और कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता। अच्छा मुझे आप ये बताओ यार, कि किसी भी एक मोमेंट पर एक हवा पर कौन से 4 फोर्स लग रहे होते हैं? नंबर 1 इज कोरियोलिस फोर्स, नंबर 2 फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना इसको एक बार और, ऑल्दो पढ़ रखा है आपने बट स्टिल एक बार समझ लो। देखो भाई, जब दो जगह पर होता है हमारा प्रेशर का डिफरेंस, चलो मैंने मान लिया यार यहाँ पर 1000 मिलीबार का प्रेशर है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर 900 मिलीबार का प्रेशर, तो हवा कहां से कहां चलेगी? नीचे से ऊपर, राइट, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब आपकी ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, जब हवा हमारी ऐसे मूव करेगी इधर भाई, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। सो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो मूवमेंट हमारा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। अब ऊपर जाने के बाद आपको पता है कोरियोलिस फोर्स, और ये पॉइंट मैंने आपको ऐसे लिखवाया था कि प्लीज ध्यान रखें कि राइट, कि आपका जो कोरियोलिस फोर्स है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर प्रेशर ग्रेडियंट। आपके प्रेशर ग्रेडियंट से हमेशा परपेंडिकुलर होगा हमारा कोरियोलिस फोर्स। तो अगर प्रेशर ग्रेडियंट दोस्त इधर लग रहा है, तो कोरियोलिस फोर्स आपका इधर लग रहा होगा, राइट। नीचे की तरफ लगता है ग्रेविटी, जो आप जानते हो, और इधर लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो एक मोमेंट पर आपकी हवा पर ये 4 फोर्स हमारे लग रहे होते हैं। ठीक है भाई,
एक मोमेंट पर ये चार हमारे आपके फोर्स लग रहे होते हैं, एक किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर। अब होता क्या है, जब कोरिलेस फोर्स इधर लग रहा है, अब अगर मैं 2-3-4 किलोमीटर ऊपर की बात करूं, अगर मैं 2-4 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के ऊपर जाऊं, तो यहां पर कौन से फोर्स नहीं लगते? यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हवा पर उतना नहीं लग रहा होता। हवा पर केवल दो फोर्स लग रहा होता है, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरिलेस फोर्स। तो अगर ये 3-4 किलोमीटर ऊपर ये दोनों फोर्स आपके नहीं लग रहे होते, तो जो आपका नॉर्मल जो हवा का मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? कोरिलेस फोर्स आपकी हवा को राइट घुमा देगा। तो जिस हवा को सीधे जाना था, वो हवा आपकी ऐसे घूम जाएगी। और आपको पता है कि इसके हमेशा परपेंडिकुलर आपका होगा कोरिलेस फोर्स। तो अब कोरिलेस फोर्स इधर आ गया, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा? कोरिलेस फोर्स इसको और राइट घुमा देगी, फिर आपका कोरिलेस फोर्स इधर आ जाएगा और आपकी हवा ऐसे बहेगी। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब आपका कोरिलेस फोर्स एकदम ऐसे सीधा लग रहा होगा और आपकी जो हवा है वो एकदम आपके आइसोबार के पैरेलल बह रही होगी। ऐसी हवा को हम क्या कहते हैं? जियोस्ट्रॉपिक विंड। यही आपकी हवा होती है भाइयों, जियोस्ट्रॉपिक विंड। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड की डेफिनेशन ये होती है कि जब आपके प्रेशर ग्रेडियंट को कोरिलेस फोर्स बैलेंस कर देता है, और ड्यू टू दिस जो एक रिजल्टेंट हवा हमारी क्रिएट होती है, जो आपके आइसोबार्स के पैरेलल होती है, उसी को हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड। ये सीएपीएफ में एक सवाल आया था सीधा, राइट, आपसे भी पूछ लेगा एग्जाम में। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। तो दो सवाल, दो चीज यहां क्लियर हुई कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हमारे भाइयों। दूसरा आपने ये सीखा कि 2 से 4 किलोमीटर ऊपर ये दोनों फैक्टर उतना काम नहीं करते हैं। और तीसरा जियोस्ट्रॉपिक विंड होता क्या है। तीनों के ऊपर पोटेंशियल आपकी क्वेश्चंस बन सकता है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, क्या होगा इसका आंसर भाइयों, पांचवे का? सी पक्का? तो जब आइसोबार्स स्ट्रेट होंगे और व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, वही डेफिनेशन आपकी है। वेरी गुड, आसान सवाल, ये तुमको रटने को दिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी आपकी लोकल विंड है? सॉरी, इनमें से कौन सी आपकी ऐसी हवाएं हैं जो बहती हैं मेडिटेरेनियन में आपके, ठीक है? जो आपका हमारा जगह है, अच्छा है कहाँ पे वो? वेयर इज मेडिटेरेनियन सी आपका? यूरोप के पास, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कौन सा ऐसा देश है जिसके ऊपर की तरफ है, नहीं, नीचे की तरफ है मेडिटेरेनियन सी, ऊपर की तरफ है ब्लैक सी? ओके, तो सिरको मिस्ट्रल, फैन और चिनूक, इनमें से कौन सी आपकी ऐसी हवाएं हैं दोस्तों जो कि बहती हैं मेडिटेरेनियन रीजन में? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। फोएन आपको पता कहाँ बहती है? स्विट्जरलैंड में। तो अगर थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर तो तीन ऑप्शन ही हट गए, खत्म। और चिनूक कहाँ बहती है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा भाई, कौन से हमारे वार्म विंड है, कौन से हमारे कोल्ड विंड है, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा बेसिक सवाल है। हायर प्रेशर अकर्स एट लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड, इसका मैं पोल दूंगा क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। बताओ, इतना बेसिक सवाल नहीं कर पा रहे हो भाई? ये तो आपने ही पढ़ा है भाई, बेसिक। देखो, हायर प्रेशर अकर्स एट लोअर लैटिट्यूड,
अगर मैं ये ग्लोब बनाऊं, लोअर लैटिट्यूड का मतलब हो गया 0 डिग्री के आसपास। अब बड़ा कॉमन सेंस है यार, क्या 0 डिग्री के आसपास प्रेशर हाई होगा क्या? अरे भाई यहाँ गर्मी होगी ना, और जहां गर्मी होगी वहां प्रेशर कैसा होता है? लो प्रेशर होगा ना, तो पहला ही गलत हो गया। और ऐसे सवालों में जब पहले ही गलत हो जाए तो एक ही आंसर बचता है, डी ऑप्शन, कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। टू आपको देखने की जरूरत भी नहीं थी, अगर पहला फॉल्स है तो केवल डी में लिखा होता है, खत्म। चलो, एयर मासेस हमारे जो होते हैं दोस्तों, उनके बारे में सवाल यहां पर है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस यहाँ बनाए गए हैं, एक प्रकार का आपका रिवीजन है, और दूसरा ये आपकी नोट्स भी है। जितने भी ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड दिए गए हैं, वो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नोट्स है, तो उसको अच्छे से रखना संभाल के, ठीक है। प्रिंट आउट ले लेना भाई, अगर आप ले पाओ तो, या कॉपी में नोट कर रहे हो अच्छी बात है, संभाल के रखिएगा इनको। इसके बाहर तुम्हारे इस टॉपिक से कुछ सवाल नहीं आएगा। तो पहला हमारा है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑल्सो अफेक्ट्स विंड का मूवमेंट। कैसे? रोटेशन ऑफ द अर्थ से ही हमारा डेवलप होता है कोरियोलिस फोर्स। बढ़िया। एयर इज सेट इन मोशन ड्यू टू द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होगा तभी तो हवा मूव करेगी फ्रॉम हाई टू लो। गुड। ट्रॉपिकल एयर मासेस आर कोल्ड। अब देखो ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, पता है ना आपको? अगर ये हमारा भैया ग्लोब है, तो यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ, इस पूरे रीजन को हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और अगर सूरज दादा हमारे यहीं पर होते हैं, तो ये तो टेम्परेचर वार्म होगा ना यहाँ पे, कोल्ड कैसे हो जाएगा? तो केयरफुली पढ़ना होता है क्वेश्चन को। तो आपका थर्ड इनकरेक्ट है। अब जब थर्ड इनकरेक्ट है, तो उसने पूछा था कितने स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 2 स्टेटमेंट आपके सही हैं, लेकिन थर्ड आपका इनकरेक्ट है। आंसर हो गया इसका भी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन कौन से आपके फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को किसी भी जगह पर? ये एज इट इज लिखाया है तुमको मैंने पढ़ाते हुए, बताइए भैया। तो किसी भी जगह का टेम्परेचर, देखो भाई, ओशन करंट तो ऑब्वियसली है ना, कहीं पर गर्म पानी बहेगा तो वहां टेम्परेचर कैसा होगा आपको पता है, कहीं पर ठंडा पानी बहेगा वहां कैसा हो। दूसरा, हाइट पर, पहाड़ों पर जाओगे यू विल फील, राइट, कोल्ड आपको फील होगा वहां पर, है ना। लैटिट्यूड पर का मतलब क्या है? पोल पर जाओगे कुछ और, इक्वेटर पर जाओगे कुछ और, राइट। इक्वेटर पर आपको गर्मी लगेगी, पोल पर क्या लगेगी, ठीक है। एंड देन नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि कहीं पर हमारा वेजिटेशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगा बेसिकली हमारा कि टेम्परेचर किसी एरिया का कैसा है। तो चारों ही दोस्तों हमारे फैक्टर होते हैं, ऑल फोर आर द फैक्टर्स हमारे। बिल्कुल, नमन जी, राम, प्रद्युमन, शिवम, गुड। तो चारों हमारे सही हैं यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, क्यों? बताओ भैया। ब्रीज वगैरह याद है? तो भाई कोस्टल एरियाज में क्या होता है ना, एक बहुत ही हल्की हल्की प्यारी प्यारी हवा बहती है। कभी गए हो बीच वगैरह पे अकेले? नो सर। कौन है नो सर वाला? फैमिली के साथ? नो सर, इसमें भी कौन नो सर है? दोस्त के साथ? फिर फैमिली और दोस्त के अलावा और कौन होता है? टीम? टीम मतलब स्कूल? अच्छा, आप? ओके, ठीक है। तो भाई कोस्टल एरियाज में क्या होता है, यू विल फाइंड ब्रीज हमारे। ब्रीज कितने प्रकार के होते हैं? चारों क्लियर है सबको? किसको क्लियर नहीं है? ऑनेस्ट बंदा है, ठीक है। आपको? और किसको क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है, ठीक है। तो भाई ब्रीज आपके होते हैं 4 प्रकार के। देखो एक चीज सीख लो, कि हवा का नाम पड़ता है उसके ओरिजिन के बेसिस पर। तो अगर लैंड ब्रीज है, इसका मतलब हवा आपकी चली होगी फ्रॉम लैंड टू सी, सिंपल। अगर सी ब्रीज है, तो आपकी हवा चली होगी फ्रॉम सी टू लैंड। अब आपको पता है कि हवा चलने के लिए आपको चाहिए हाई प्रेशर और लो प्रेशर, राइट। तो मेरे भाई,
हाई प्रेशर, अगर आप बात करोगे जमीन पर हाई प्रेशर कब बनेगा? रात में, दिन में? जमीन के बारे में एक खास बात प्लीज नोट कर लो कि आपकी जो जमीन है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, गेट्स हॉट वेरी फास्ट। और जितनी जल्दी गर्म होगी उतनी ही जल्दी आपकी क्या हो जाती है, कूल डाउन हो जाती है, ऑल्सो कूल डाउन वेरी फास्ट। तो ये बहुत जल्दी गर्म होगी, बहुत जल्दी ठंडी होगी जमीन हमारी। तो दिन में क्या होता है, जमीन पूरी गर्म रहती है, क्योंकि दिन में पानी के कंपैरिजन में जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी। तो जमीन अगर गर्म हो गई, जमीन में बनेगा कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। तो दिन में हवा कहां से चलेगी? समुद्र से जमीन की तरफ। इसका मतलब सी ब्रीज बहती है दिन में और लैंड ब्रीज बहती है आपके नाइट में। अब सवाल यहां पर यह था कि कोस्टल एरियाज में रात के समय हवा क्यों बहती है जमीन से सी की तरफ? इसका रीजन ये है बिकॉज आपके हमारे जमीन पर हाई प्रेशर बन चुका होता है, राइट, सिंपल। या फिर जमीन आपकी बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। आंसर इसका होगा हमारा बी, सॉरी सी। वाटर कूल्स स्लोअर देन लैंड, मतलब आपकी जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, ड्यू टू दैट उस पर बन जाएगा हाई प्रेशर, और इसलिए हवा आपकी मूव करेगी फ्रॉम जमीन टू सी। ये आराम से बैठना घर जाके आज या क्लास के बाद और खुद सोच कर लिखना। ऐसे अगर रटोगे ना आप कि दिन में क्या था, रात में क्या था, तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। खुद सोचना कि यार दिन में गर्मी कहाँ होती होगी ज्यादा, जहां गर्मी होती होगी वहां हाई प्रेशर, लो प्रेशर, बाकी जगह हाई प्रेशर। खुद आप कर सकते हो उसको। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 ये पढ़ चुके हैं हम, वही है, ठीक है। जो भी मैंने आपको जियोस्ट्रॉपिक विंड बताया था उसी के बारे में एक और सवाल ये है, एनसीईआरटी की लाइन से हमारी ये, कि आपके अपर लेवल में बहती हैं हमारी हवाएं, जहां पर आपके क्या नहीं एक्ट करता, फ्रिक्शन और ग्रेविटी हमारा एक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी मैं आपको पहले पोल दूंगा। भाइयों पोल में जरा इसका जवाब देना, पहले पोल दो। राजन मैं लास्ट में कर दूंगा, ठीक। पोल में बताओ भाई, पोल में। राज ओके, राज यहां पर आंसर मत दो। रोहित कॉपी मत क्या करो भाई गूगल से यार। विवेक पढ़ाया तो दोस्त जाके क्लास देखना। हाँ भाई डन। वंश द्विवेदी लीव कर दो क्लास, ठीक है, या मैं रिमूव कर दूं, बताओ। सर आई एम लविंग सच काइंड ऑफ क्लासेस। अच्छा, पहली बात तो आई एम लविंग नहीं होगा, इनकरेक्ट है ये। ठीक है, स्टैटिक वर्ग का एनजी नहीं होता। हम्म, चलो भाई आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, संडे को मेंस का एग्जाम है। हाँ ठीक है भाई, चलो ठीक है। अभी पढ़ो पढ़ो, शांत शांत शांत। तो देखो सवाल आपका ये था कि प्रेशर बेल्ट हमारे, जो भी मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था भाई, कि इस जगह पर बन रहा है हमारा लो प्रेशर क्योंकि सन होता है, इस जगह पर हाई, फिर लो, फिर हाई, राइट। ये प्रेशर बेल्ट ध्यान रखना, ये परमानेंट नहीं होते। अगर परमानेंट ही हो, सॉरी मैम, अगर परमानेंट ही होते, अगर परमानेंट होते भाई, तो ऐसा नहीं होता ना कि 6 महीने हमारी हवा चल रही है साउथ वेस्ट मानसून, फिर 6 महीने आपका रिट्रीटिंग मानसून आ जाएगा, है ना।
तो आपका जो सन होता है जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है तो यहां बनेगा लो प्रेशर, जब वो इक्वेटर पर है वहां बनेगा लो प्रेशर, जब वो जाएगा आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वहां बनेगा लो प्रेशर। तो ये प्रेशर बेल्ट आपके हमारे वेरी करते रहेंगे, आपके हमारे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आपके मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये प्लीज इसको नोट कर लो कॉपी में कि प्रेशर बेल्ट हमारे परमानेंट नहीं होते इन नेचर। दूसरा, दे ऑसिलेट विद द एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, बिल्कुल सही बात है, जहां जहां जैसे आपका सन मूव करेगा वैसे हमारे प्रेशर बेल्ट मूव करेंगे। इन द नदर्न हेमिस्फेयर इन विंटर दे मूव साउथवर्ड एंड इन द समर नॉर्थवर्ड। नदर्न हेमिस्फेयर में विंटर में आपके साउथ की तरफ मूव करेंगे एंड समर में आपके हमारे मूव करेंगे। ओके, अब बताओ कितने आपके सही है, ये से नोट कर लो, आप पढ़ोगे आईटी सीजेट के बारे में। एक सेकंड, ठीक है, ये प्लीज नोट कर लो। जब हम पढ़ेंगे इंडियन मॉनसून ना, जब हम इंडियन मॉनसून पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा शिफ्टिंग ऑफ आईटी सीजेट कैसे होता है। शिफ्टिंग ऑफ आईटी सीजेड, अभी के लिए इतना जान लो कि जो हमारा आईटी सीजेड होता है, अच्छा ये होता क्या है देखो, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था भाई कि कुछ हवाएं हमारी यहां आती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, याद है? नदर्न हेमिस्फेयर की हवाएं यहां आएंगी, सदर्न हेमिस्फेयर की हवाएं यहां आएंगी। जिस जगह पर दोनों हवाएं हमारी कन्वर्ज होती हैं इस जगह को हम कहते हैं आईटी सीजेड, राइट। अब भाई आईटी सीजेड गर्मी में क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि सन यहां पे होता है ना गर्मी में, तो जो प्रेशर आपका लो यहां बन रहा था इक्वेटर पर वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना चीज नोट कर लो कि जो हमारा आईटी सीजेड है वो समर में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है। आईटी सीजेड समर में भाइयों ये आपका शिफ्ट होगा टुवर्ड्स नॉर्थ, और विंटर में भाई ये आपका शिफ्ट होगा टुवर्ड्स साउथ। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। एक और स्टेटमेंट याद रखना है अपने को अबाउट आईटी सीजेड, कि आपका आईटी सीजेड जो हमारा है इसकी शिफ्टिंग ज्यादा होती है जमीन पर एज कंपेयर टू सी। इसकी शिफ्टिंग जो है इट इज ग्रेटर ऑन द लैंड एज कंपेयर टू सी हमारा। बस ये दो चीज जरा ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो ये है आपकी गर्मी की कहानी, गर्मी में आपके नॉर्थ मूव करेंगे लेकिन विंटर में साउथ मूव करेंगे। तो ये आपका पहला रॉन्ग है लेकिन सेकंड एंड थर्ड आपका यहां पर करेक्ट था। ग्रेटर, सेम लॉजिक ना, जमीन आपकी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी ना एज कंपेयर टू बाकी, तो जो आपके हमारे वहां पहले पहुंच गया। देखो ये लाइन इज जस्ट कि लो प्रेशर कहाँ कहाँ है, राइट, तो जमीन पर जल्दी हो जाएगा ना गर्म, सेम लॉजिक। चलो क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों वाला सवाल, चारों अभी तो पढ़ा है यार। कोरिलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ लैटिट्यूड, क्या ये सही बात है? इसका हिंदी ये हुआ कि जितना बड़ा होगा लैटिट्यूड उतना ज्यादा होगा कोरिलिस फोर्स। दैट मींस कि पोल्स पर कोरिलिस फोर्स ज्यादा होगा, इक्वेटर पर कम होगा। तो बिल्कुल सही बात है ना भाई, हमारा जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री, यहां पर कोरिलिस फोर्स होता है 0, मिनिमम होता है, और ये इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते हो, और दोनों पोल्स पर आपके हमारे कोरिलिस फोर्स होंगे मैक्सिमम। तो इसी को पूछने का एक अलग तरीका ये था यहाँ पर कि कोरिलिस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एंगल ऑफ लैटिट्यूड से, बिल्कुल सही बात। जितना ज्यादा होगा लैटिट्यूड उतना ज्यादा होगा कोरिलिस फोर्स। दूसरा, द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड ड्यू टू कोरिलिस फोर्स इज लेस व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था सिविल सर्विसेज का, सेम क्वेश्चन था। तो एक चीज नोट कर लेंगे, जितना ज्यादा कोरिलिस फोर्स होगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी विंड की, या वाइसे वर्सा। तो ये उल्टा लिखा हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट,
इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स आपका 0 होगा और विंड ब्लो करती है परपेंडिकुलर टू आइसोबार। अब ये सब ना ऐसे ही सवाल पूछता है और लोग कंफ्यूज कि यार ये क्या दिया है। इसका मतलब समझ में आया ना? परपेंडिकुलर टू आइसोबार का मतलब क्या है? अरे भाई, एक आइसोबार ये, एक आइसोबार ये, प्रेशर ग्रेडियंट आपका इधर जाएगा और कोरियोलिस फोर्स इधर जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। तो पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कितने हमारे दोस्तों अबव स्टेटमेंट हमारे करेक्ट? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहां पर? दो करेक्ट। ये प्लीज ध्यान रखा करो, हाउ मेनी पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ये सब गलतियां आप लोग बहुत करते हो यार। चलो क्वेश्चन नंबर 15। फेरल सेल, हेडले सेल, पोलर सेल। जब भी आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा हेडले सेल, उसके बाद मिलेगा फेरल सेल, उसके बाद मिलेगा पोलर सेल। वेरी इजी। ठीक। तो भाई आईटी सीजेड हमारा होता है इक्वेटर के नजदीक, तो यहां पर होना चाहिए था हेडले सेल। गलत है। वेस्टर्लीज आपका हमारा होता है मिडिल लैटिट्यूड, जहां पर यू विल फाइंड फेरल सेल। इट इज करेक्ट। ये भी आपका करेक्ट है और ये करेक्ट है। तो कितने पेयर सही हो गए? एक पेयर हमारा इनकरेक्ट। क्या लग रहा है बेनिफिट क्या होते हैं आपके कोस्टल मार्शेस या फिर वेटलैंड्स के? मार्शेस और वेटलैंड के हमारे बेनिफिट्स भाइयों क्या होते हैं? तो ऐसे सवाल में सारे ही सही होते हैं एक्चुअली। वो बस आपको बेनिफिट्स बता रहा है कि हमारे जो ये वेटलैंड्स होते हैं दे एक्ट एज माइग्रेशन एरियाज फॉर बर्ड्स। ऑब्वियसली चिड़िया आएंगे, जानवर आएंगे, ये पानी को रोकेगा, राइट, ग्राउंड वाटर को आपका हेल्प करेगा रिचार्ज करने में। सब चारों सही है आपके। ये बेसिक आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17। अब पहले मुझे आप सोच कर ये बताओ कि जो डायग्राम बना है ये किस महीने का डायग्राम? इज इट जुलाई और जनवरी? जुलाई पक्का? किसको लग रहा है कि जनवरी है? कोई है? और किसको समझ में नहीं आया कि हम कैसे पहचाने? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। आपको अपने देश का पता है, ठीक है, अपना देश दिख रहा है। हमारे देश में कौन सा प्रेशर है? तो हमारे देश के आसपास लो प्रेशर कब बनता है? जून जुलाई के आसपास। सिंपल। ठीक है। तो पहली बात तो ये हमारा पिक्चर जो है वो जुलाई का, ये थर्ड वाला सही हो गया। अब उसने बोला हायर प्रेशर अगर होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, तो इसका मतलब विंटर होगा नदर्न हेमिस्फेयर में। सही बात है। अरे भाई, जहां हाई प्रेशर होगा विंटर वहीं होगा ना, तो पहला ही इनकरेक्ट हो गया। दूसरा, आईटी सीजेड आपका शिफ्ट होगा टुवर्ड्स नॉर्थ व्हेन देयर आर विंटर इन सदर्न हेमिस्फेयर। बस पूछने का तरीका अलग है। भैया जब विंटर होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, तो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा? समर होगा। और समर में ऑब्वियसली आपका जो सन होता है अगर वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, तो आपका आईटी सीजेड भी कहां जाएगा? नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो भाइयों यहां पर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, पहला आपका इनकरेक्ट। तो बस दिखने में खतरनाक सवाल थे लेकिन सारे आपके रिवीजन में हेल्प करने के लिए थे। वाटर वेपर। अच्छा ये बताओ, ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताओ। भैया टॉपिक क्लियर है पर लैंग्वेज की वजह से कंफ्यूज हो जाता है, शांतनु ध्यान रखो फिर यार। शांतनु जी ध्यान रखिए। भैया मैं थोड़ा गधा हूँ, आंसर पता था गलत कर दिया। हाँ हो यार, तुम हो, कोई बात नहीं। फेरल सेल वो बीच वाला रीजन होता है लक्ष्य, जो आपका बीच का रीजन होता है उसको बोलता है। चलो ठीक है। तो भाई मुझे ये बताओ, क्या वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस होता है? तो कृपया प्लीज ध्यान रखें कि भाई हमारा वाटर वेपर जो होता है इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस।
ठीक है, इट इज ऑल्सो हमारा ग्रीन हाउस गैस भाई। आइए, तो वाटर वेपर के बारे में कौन सा करेक्ट है? पहला, ये एब्जॉर्ब करता है पार्ट्स ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व करता है अर्थ के रेडिएटेड हीट को। कोई भी ग्रीन हाउस गैस होगी उसका नेचर क्या था भाइयों? कि जो इनकमिंग रेडिएशन होता है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जो हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है जो कि किस फॉर्म में होता है? लॉन्ग वेव के फॉर्म में होता है। वेरी गुड। ये हमारा इसके लिए हमारे क्या होते हैं? ओपेक होते हैं। वेरी गुड। तो जितने ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस होंगी हमारे एटमॉस्फेयर में, उतना ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो भाई ये पहला तो आपका सही लिखा है। दूसरा, वाटर वेपर भी कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी में। ऑब्वियसली वाटर वेपर है, बादल बनेंगे, बारिश होगी नहीं होगी, ये सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? वाटर वेपर। तो बिल्कुल ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 4%। ऐसा है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस अगर आपकी 0 पॉइंट कितनी है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट दिया गया है, लेकिन इतना फिक्स नहीं होता। तो थर्ड आपका इनकरेक्ट है। यहां पर दो स्टेटमेंट आपके सही थे। अब एक सवाल है मेरा आपसे, जो पिछली बार एग्जाम में भी आया था और मैंने आपको पढ़ाते हुए दिखाया भी था। एक हमारा फिनोमेना होता है इन्वर्जन का, पता है? इन्वर्जन के फिनोमेना में आपके लोअर एटमॉस्फेयर में स्टेबिलिटी आती है, इनस्टेबिलिटी आती है? हाँ जी, स्टेबिलिटी आती है, इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आती है। वेरी गुड। ठीक है, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। अबे इंग्लिश वाला नहीं, ज्योग्राफी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला है, इट इज अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विथ अल्टीट्यूड। ऐसा है? कोई भी गैस का सिंपल सा है, जितना आप ऊपर जाओगे तो उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज करेगा। दूसरा, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। पोल्स पर तो इवापोरेशन बहुत कम होगा ना भाई, तो वाटर वेपर कैसे ज्यादा हो सकता है? तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है, लेकिन पहला सही। क्वेश्चन नंबर 20, दिखने में लग रहा है क्या खतरनाक क्वेश्चन होगा, लेकिन है एकदम लल्लू सवाल। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जब आप ये पढ़ते हो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, क्या दिमाग में आता है किस लोकेशन की बात हो रही है? कहां की बात हो रही है? बीच वाले एरिया, हमारे मिडिल लैटिट्यूड। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है वो रीजन ऑफ डिसेंडिंग एयर होता है। अरे सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर हाई प्रेशर बन रहा है तो वहां पर हवा डिसेंड ही कर रही होगी, तभी तो हाई प्रेशर बनेगा, राइट? और वहां पर यू विल फाइंड एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में डिफरेंस यही होता है कि इन साइक्लोन यू विल फाइंड लो प्रेशर, बट इन एंटी साइक्लोन यू विल फाइंड हाई प्रेशर और काम वेदर नॉर्मली। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जो हवा होती है यहाँ की वो कंपेरेटिवली ड्राई होती है, क्योंकि ठंडा एरिया है जो ड्राई होगी, और काम होती है। बिल्कुल सही बात है, और इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तीनों सही। तो बस तुम्हारे रिवीजन के लिए था ये, भेज दूंगा, बाद में लिख लेना अगर नोट करना चाहो तो। हेडलेस सेल, ये आपका पीवाईक्यू है सीडीएस का। इन द हेडलेस सेल थर्मल सर्कुलेशन, आपकी हवा राइज करती है और फाइनली कहां पर गिरेगी? पहली बात तो देखो, हवा जहां गिरेगी वहां पर होगा हाई प्रेशर। आईटी स्टेट पे होता है लो प्रेशर। डोल्ड्रम हम उसी को बोलते हैं, इक्वेटर वाले रीजन को। खत्म, एक ही ऑप्शन बचा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक circulation in the form of cell. They are formed due to disturbances in the planetary pressure system. They are in the form of vertical circulation cells. तो जो अभी मैंने आपको लिखाया वही है दोस्त, कि यहां पर आपका बन रहा है लो प्रेशर, यहां बन रहा है हाई प्रेशर, यहां बन रहा है लो आपका हाई प्रेशर, राइट? यहां पे हवा राइज करती है इक्वेटर पर, कुछ दूर जाकर आगे गिर जाती है। बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं हेडलेस सेल। ऐसे ही पढ़ाया था। तो वही तो लिखा है कि आपके सेल्स हमारे फॉर्म क्यों हो रहे हैं, जो आपका हमारा प्रेशर डिस्टरबेंस है, कहीं पर लो है कहीं पर हाई है, इसलिए। बिल्कुल सही बात है, और ये वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही बात है।
दोनों ही हमारे स्टेटमेंट भाइयों सही है। ये लाइन लिख लेना, बिकॉज ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये कंफ्यूज कर देगा आपको एग्जाम में। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट्स भाइयों बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इसका पोल दूंगा और अगर 60%, नहीं 60 नहीं यार, 80%, 80% से ज्यादा लोगों ने अगर इसका सही जवाब दे दिया तो फिर आपको इनाम मिलेगा। चलो भैया, इंसुलेशन मतलब सन से आने वाली रेडिएशन। अक्षित थोड़े फॉर्म में करता है, वो पूरा नहीं करता, थोड़ा बहुत तो करेगा ना। क्या सर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा? अगर आप राज स्ट्रेटोस्फेयर में इंटर करोगे, शुरू में रहेगा कांस्टेंट, देन इंक्रीज करेगा। सारे सही हो रहे हैं भैया, अमीशा वेरी गुड यार। बाद में बताना आप लोग कितने सही हैं, ठीक है। अंबिका कोई बात नहीं, देखना स्टार्ट कर दो। शेलर तुमको तो पढ़ाया था यार मैंने। कितने लोग का आंसर सी है आपका? कितने लोग का आंसर ए है? कितने लोग का आंसर डी है? और कितने लोग का आंसर बी है? आदित्य क्या आंसर तुम्हारा? ए है। वाओ। देखो, द शिफ्ट ऑफ आईटी सीजेड इज ग्रेटर, अभी तो लिखा है बे, ग्रेटर ओवर सी देन, अरे जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी ना, तो उधर लो प्रेशर जल्दी बन जाएगा, तो उसमें ज्यादा दूर तक ऊपर तक पहुंच जाएगा आपका आईटी सीजेड, सी पे कम रहेगा। अभी मैं आपको आइसोथर्म सिखाऊंगा, तो वहां से आपको एक बार आइडिया लग जाएगा, ऑल्दो पढ़ाया था ये भी, बट दोबारा देख लेंगे। तो पहला ही रॉन्ग हो गया। जब पहला ही रॉन्ग हो गया तो फिर कहानी खत्म। चलो, पोल का रिजल्ट दिखा दूं। पोल का रिजल्ट 60% नहीं सही किया, ओनली 60% लोगों ने सही किया। चलो, डोल्ड्रम इज अ लो प्रेशर एरिया अराउंड इक्वेटर वेयर द प्रिवेलिंग विंड्स आर कम। सही बात है, ठीक है। चिनूक इज अ हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन विंटर एंड देयरफॉर रेजेस द टेम्परेचर इन अ शॉर्ट स्पैन। दोनों ही क्या हमारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। डोल्ड्रम जो आपका इक्वेटर के आसपास का रीजन होता है ना भाई, उसको बोलते हैं बेल्ट ऑफ काम भी इसको बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ ट्रेड विंड्स टेक्स प्लेस ड्यू टू, क्या लग रहा है? कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन? अच्छा, एडवेक्शन और कन्वेक्शन में अंतर पता है ना? क्या अंतर होता है? व्हाट इज एडवेक्शन? वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ओके, ठीक है। ये जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये लाइन एनसीईआरटी की है, लेकिन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था यही, कि जो हमारे मॉनसून विंड्स होते हैं सदर्न और ईस्टर्न एशिया के, उनको एशियन लैंडमास अपनी तरफ खींचते हैं, बिकॉज वहां पर लो प्रेशर बन चुका होता है। The wind and the pressure pattern in upper air circulation are associated with the movement of monsoonal wind। दोनों हमारे सही हैं, और वो करेक्ट रीजन आपका प्रोवाइड कर रहा है कि क्यों हवा हमारी मूव करती है टुवर्ड्स इंडिया या टुवर्ड्स एशियन लैंडमास की तरफ। दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 27, जो विंडवर्ड स्लोप होता है आपके कोस्टल माउंटेन का, इमेजिन अगर कोई पहाड़ है भाई और कोई हवा हमारी इधर से आ रही है, तो जो हवा का, जो आपके पहाड़ का ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे विंडवर्ड साइड ऑफ द पहाड़, और जो पहाड़ का ये वाला पोर्शन होगा, इसको इसको हम बोलेंगे लीवर्ड स्लोप। अब आपसे सवाल ये है कि आपकी बारिश इधर ही क्यों होती है, इधर क्यों नहीं होती? दे आर नियरर टू द सी, द winds have to rise to cross them, descending winds are warm, the sea is warmer than the land। क्या लग रहा है रीजन? कितने लोग का आंसर ए है? तो बड़ा आसान सा है, देखो, यहां पर हवा क्यों नहीं पहुंच पाती, बिकॉज यहां हवा पहुंचने के लिए हवा को ऐसे राइज होकर ऐसे आना पड़ेगा,
विच इज नॉट पॉसिबल फॉर विंड। विंड तो आपकी ऐसी मूव करेगी ना, सीधे ऐसे, जहां विंड को जो रोक लेगा वहां बारिश हो जाएगी। तो इसका आंसर इज बी, कि हवा को राइज करना पड़ेगा पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए पहाड़ के आगे वाले हिस्से में बारिश ज्यादा होती है, पीछे नहीं होती। वेस्टर्न घाट पता है आपको? वेस्टर्न घाट का जो आपका ईस्टर्न रीजन है, राइट, विदर्भ का रीजन हो गया, है ना, बनासवाड़ा क्या नाम है उसका, और भी ऐसे रीजन है वहां पर। कौन है महाराष्ट्र से? कहाँ बारिश नहीं होती महाराष्ट्र में? विदर्भ ना। तो वो ऐसी जगह पड़ता है जो आपके आता है रेन शेडो जोन में बेसिकली। ठीक, सेम रीजन है, बैठ जाओ। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 28। इन माउंटेनियस रीजन, नहीं नमन, in mountainous region during the day the slopes get heated up and air moves up slope, and to fill the resulting gap the air from the valley blows up the valley। माउंटेन हो गए। This is called katabatic wind। During the night the slopes get cooled and dense air descend into the valley as the mountain wind। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? कितने लोग का आंसर बी है? किसका आंसर सी है? और बाकी लोग? ए, डी। ओके, देखो भाई, इमेजिन करो मैं आपको लेके जा रहा हूं घुमाने, कहाँ चलोगे? गोवा? कहाँ? लद्दाख? तो चलो मान लो चले हैं लद्दाख। अब ये लद्दाख, ये नीचे वैली है, ठीक, ये मान लिया हमारी वैली है। एक सेकंड जरा वेट करना। हम्म, सो इमेजिन ये हमारी वैली है एंड दिस इज लद्दाख, ठीक है। अब यहां पर दिन में क्या होगा? दिन में ये सन है, ठीक। तो दिन में क्या होने वाला दोस्त? दिन में आपका यहां से सन की जो इंसोलेशन आएगी वो पहाड़ पर ट्रैप हो जाएगी। मतलब दिन में क्या होगा? दिन में वैली पर धूप नहीं पहुंच पाती। कभी अगर गए हो आप ऐसे पहाड़ों पर तो देखा होगा कि सन की लाइट आपके पहाड़ पर पड़ती है लेकिन नीचे नहीं पहुंच पाती। उसका सिंपल मतलब यह है कि पहाड़ पर दिन में कौन सा प्रेशर बनेगा? लो प्रेशर बनेगा, और नीचे वैली में आपका बनेगा हाई प्रेशर। तो दिन के समय आपकी हवा नीचे से चलेगी ऊपर की तरफ, यानी कि वैली से चलेगी पहाड़ की तरफ। इसी को हम बोलेंगे वैली ब्रीज। इसको हम वैली ब्रीज के नाम से जानते हैं, इसी को हम एनाबेटिक विंड कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एनाबेटिक विंड। अब रात में क्या होगा? रात में आपका जो जमीन है नीचे की वो ठंडी हो जाएगी बहुत जल्दी, राइट, क्योंकि वैली में ऑलरेडी धूप उतनी आई नहीं थी, ठीक है। अरे सॉरी, जो आपका रात में क्या होगा, जो आपके पहाड़ होंगे, राइट, वो आपके हो जाएंगे ठंडे, और उनके कंपैरिजन में मतलब 19-20 का ही फर्क है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत। सो उनके कंपैरिजन में आपकी वैली जो होगी वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी रात में, बिकॉज वहां लोग रहते हैं, बाकी चीजें हैं, राइट। तो रात में ऊपर से हवाएं नीचे की तरफ डिसेंड कर जाएगी, जिसको हम कहते हैं माउंटेन ब्रीज, या इसी को हम कहते हैं कैटाबेटिक विंड। दिस इज कॉल्ड कैटाबेटिक विंड। तो यहां उल्टा दिया गया था, एक्चुअली कैटाबेटिक नहीं होगा, एनाबेटिक होगा। जो डेफिनेशन आपको दे रखी है फर्स्ट में, इट इज नॉट कैटाबेटिक, इट इज एनाबेटिक।
तो सेकंड आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपका सब सही था। इसका आंसर हमारा होगा 1 and 3। ओके। The air with distinctive characteristics in terms of temperature and humidity is called an air mass। ये तो पता ही है आपको, फ्रंट्स पता है ना, फ्रंट्स। तो आपके हमारे जो एयर होते हैं जिनमें अलग अलग थोड़ी बहुत चीजें आपको ऐसे देखने को मिलती हैं, उनको हम कहते हैं एयर मास। इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन मुझे ये बताओ कितने लोगों ने इसमें आंसर सी टिक किया है? किसने सी टिक किया था? पूछा गया है नॉट करेक्ट। समझे भैया? इसका आंसर होगा डी, दोनों सही। हमने सी टिक किया था, बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इजी सवाल है, इसका मैं पोल दूंगा पहले, ध्यान से पढ़ो। डन। पोल नहीं आया? ओके चलो, कितने लोग का आंसर डी है? कितने लोग का आंसर सी है? बी? देखो भाई, पहली बात तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट पूछा गया था, ठीक है। जब दो डिफरेंट एयर मासेस मिलते हैं उस बाउंड्री को हम फ्रंट कहते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, जो फ्रंट हमारे अकर होते हैं मिडिल लैटिट्यूड में, ये प्लीज लिख लो। फ्रंट जो हमारे आपके होते हैं अकर इन मिडिल लैटिट्यूड, उनमें स्टीप होता है ग्रेडियंट, नैरो नहीं होता, स्टीप होता है। दे हैव स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड दे ब्रिंग एब्रप्ट चेंजेस। ये आपका सही है, केवल आपका सेकंड इनकरेक्ट। ओनली सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट, रेस्ट करेक्ट थे हमारे। तो जो आपके मिडिल लैटिट्यूड में फ्रंट्स हमारे डेवलप होते हैं दोस्तों, उनमें आपको स्टीप ग्रेडियंट या डिफरेंस देखने को मिलता है टेम्परेचर और प्रेशर में। क्वेश्चन नंबर 31। द सिस्टम्स डेवलपिंग इन द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जल्दी से मुझे ये बताओ, जो आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन, दोनों में से वो कौन सा साइक्लोन है जो जमीन और पानी दोनों जगह से आपका बन जाता है? तो पहला डिफरेंस, जो कोर डिफरेंस ध्यान रखना कि बोथ जमीन और पानी दोनों जगह से आपका ये साइक्लोन निकलता है, और ये केवल ओशन से निकलता है। अच्छा ये बताओ, दोनों में ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करता है? गुड। सो मोर डिस्टेंस कवर करता है हमारा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, लेकिन ट्रॉपिकल ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, इट इज मोर डिस्ट्रक्टिव। ठीक। तीसरा,
कौन से वाले साइक्लोन की डायरेक्शन आपकी होती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? पक्की बात? तो ध्यान रहे, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका ईस्ट से वेस्ट मूव करता है, और टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आपका मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये कोर डिफरेंसेस हैं भाइयों, जो अपने को बताओ। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब पढ़िए क्वेश्चन जरा इसका, रीड करो जल्दी से। ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ जी, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल को ही टेम्परेट बोलते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ज्यादा साइक्लोन कहाँ पे आते हैं? बे ऑफ बंगाल में या इधर? हाँ। चलो देखो, the systems developing in the mid and high latitude beyond the tropics are called the middle latitude or extratropical cyclone। सही बात है। Extratropical cyclone have a clear frontal system which is not present in the tropical cyclone, right? और तीसरा आपका स्टेटमेंट यहां पर ये है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और हाँ ठीक है, तीनों आपके सही है, ठीक है। फ्रंटल सिस्टम का मतलब है जो आपका, जो मिडिल लैटिट्यूड है ना, वहां पर जमीन भी है, वहां पर पानी भी है, ठीक है। दोनों जगह से आपका ऑरिजिनेट होता है। तो आपका जो एक डिफरेंट डिफरेंट एयर मास वहां मिलेंगे आपको, ठंडा वाला भी मिल जाएगा, गर्म वाला भी मिल जाएगा। मतलब जमीन और ओशन में बहुत ऑब्वियस है कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा ही होगा ना। तो दो अलग प्रकार के एयर मास आपके वहां मौजूद है ना। तो बहुत क्लियर कट फ्रंट और एयर मास के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्रंट्स बोलते हैं। तो बहुत ही क्लियर कट आपको वहां पर फ्रंटल सिस्टम देखने को मिलेगा, जो यहाँ नॉर्मली एब्सेंट होता है। तो तीनों हमारे दोस्तों सही। गुड आंसर हमारा ठीक। एक और इजी सवाल, विंड वेलोसिटी जो होगी आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में, क्या वो हायर होगी? हाँ भाई, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सही बात है, ये याद रहे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो विंटर में रेन करता है हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में? फरवरी जनवरी में जो बारिश होती है यूपी बिहार तुम्हारे इधर, है ना, चाचा की शादी में तुम्हारी जो बारिश होती है उस टाइम पर, ड्यू टू, इट इज हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला, इट इज कॉमन इन रीजन्स दैट आर इंटेंशनली हीटेड। दूसरा, इट इज मोस्टली फाउंड इन द टेम्परेट रीजन। ये पढ़ाया है मैंने आपको, रेनफॉल कन्वेक्शनल, ध्यान रहे, कन्वेक्शन रेनफॉल आपको दिखता है नियर इक्वेटर। तो अगर ये इक्वेटर के नजदीक देखने को मिलता है भाई, तो ये टेम्परेट रीजन कैसे हो जाएगा? सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, केवल आपका पहला सही। क्योंकि इक्वेटर आपका इंटेंसली हीटेड होता है, इसीलिए आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल जो हमारी है वो ज्यादा कहां देखने को मिलेगी? हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में या ट्रॉपिक्स में हमारे, या नियर इक्वेटर। ठीक है, तुम लोग लिख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 35, ऐसा स्टॉर्म जो ओरिजिनेट होता है कैरिबियन सी में, उसको हम हरिकेन बोलते हैं। तो बेसिकली साइक्लोन के नेम ये पूछता है, मैच द फॉलोइंग में। भाई एनडीए में 56 बार आ चुका है, सीडीएस में कितनी बार आ चुका है? तो साइक्लोन को हरिकेन कहां बुलाते हैं? पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक में। पैसिफिक ओशन में क्या बुलाते हैं? टाइफून, नियर जापान और उधर, ठीक है। विली विली कहां बुलाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो अब बताओ हमारे कितने स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? तो ये विली विली अलग गलत है, बाकी आपके सही है।
अच्छा ये बताओ एल्बिडो किसका ज्यादा होगा? एल्बिडो लो नहीं, लोअर क्लाउड का या हायर क्लाउड का? हायर क्लाउड का। क्यों? ठीक होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा हमारा इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? रीड करो जल्दी। अखिल वो ऑस्ट्रेलिया उधर आगे है ना, आगे की तरफ। वो जो नेम पैसिफिक क्वेश्चन में होता है ना, वो नेम उधर होता है। एक बार रीजन बता दो, बे ऑफ बंगाल में क्यों आते हैं? सक्षम जी, वहां पर आपका ज्यादा रिवर्स का फ्लो होता है ना, इसलिए टेम्परेचर आपका गर्म रहता है, वार्म रहता है। और आपको लो प्रेशर चाहिए होता है फॉर साइक्लोन, इसीलिए। हाँ जी, एल्बिडो आपके लोअर क्लाउड का ज्यादा होता है। जेट स्ट्रीम अलग होते हैं निशा, वो आप पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। जियोस्ट्रॉपिक विंड आपके अलग होता है। देखो, सवाल ये है भाई, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन? इट इज अ लो प्रेशर एरिया। सही बात है। ओके। जो आईवॉल होता है इज हैविंग स्ट्रॉन्ग विंड एंड टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल का मतलब ये होता है कि मूसलाधार लगातार बारिश। आईवॉल क्या होती है? जो साइक्लोन की आई है वो एक्सट्रीमली क्या होगी? काम होगी। ठीक। लेकिन जो उसके बाद जो आपके शुरू होते हैं इसको हम आई वॉल बोलते हैं। आई का जो वॉल होगा यहां खूब बारिश होगी, इसके बाद यहां खूब बारिश होगी, इसको आई वॉल बोलते हैं। तो सेकंड भी सही है। थर्ड में कह रहा है कि साइक्लोन में विंड मूव करती है क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर। ये उल्टा लिखा हुआ है भाई, कि साइक्लोन में हमारा जो आपकी हमारी विंड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी नदर्न हेमिस्फेयर में, और क्लॉकवाइज मूव करेगी हमारे सदर्न हेमिस्फेयर। ये तो बच्चों वाला सवाल था एक। चलो नेक्स्ट। अगेन ये सोमाली जेट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन, उसमें इंडियन मॉनसून जब हम पढ़ेंगे तो। बट एक सवाल अगर मिल गया तो समझ लेते हैं। सोमाली जेट हेल्प करता है ऑनसेट और कंटिन्यूएशन ऑफ मॉनसून। द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज अ थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इज अ डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। तो पहला सही है, इतनी मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूं। अब मुझे बताओ बाकी स्टेटमेंट हमारे सेकंड सही है। तो भाई थर्मली इंड्यूस केवल तुम्हारा कौन कौन होता है? जो इक्वेटर पर होता है और जो पोल पर होता है, बीच वाले नहीं होते। सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड सही। गुड। पूछा गया है आपके हमारे साइक्लोन के लिए कौन कौन से नेसेसरी कंडीशन होते हैं? लार्ज सी सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ कोरलियस फोर्स, स्मॉल वेरिएशन इन विंड स्पीड, लार्ज लिखा हुआ था, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर, अपर डाइवर्जेंस शुड बी मोर। दो गलती थी यहां पर, तीन सही है। ये ध्यान किसने नहीं दिया था? रट तो लेते हो, ध्यान नहीं देते हो। स्मॉल वेरिएशन होगा तभी आपके वो स्पाइरल शेप में बनता साइकिल होना, ऐसे 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 ऐसे। अपर का मतलब है ऐसे ऊपर हवाएं जाएंगी और ऐसे फैल जाएंगी। इट शुड बी मोर। चलो क्वेश्चन नंबर 40। इसका पोल देता हूं पहले, कृपया पोल में जवाब दें। केवल 50% का सही है क्वेश्चन ये। बताओ, ये हाल है तुम्हारे, रिवीजन करते नहीं हो, टाइम पास कर रहे हो है ना? पोल नहीं आ रहा है।
डन। अंशुल सुधर जाओ थोड़ा सा। देखो, पहली बात तो थंडरस्टॉर्म्स हमारे होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के, सही बात है। दे अकर ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, नहीं भैया, बहुत ही छोटे एरिया में आते हैं। ठीक है, तो सेकंड इनकरेक्ट है। जब सेकंड इनकरेक्ट हो गया तो दो ऑप्शन घर गए। और यहां अगर ध्यान से देखो, थंडरस्टॉर्म आपका सीरस क्लाउड नहीं होता भाई। कौन सा होता है? इट इज एक्चुअली हमारा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ठीक है, वेरी गुड। तो भाई जब फोर्थ रॉन्ग हो गया तो फिर एक ही क्वेश्चन बचा हमारा, एक ही बचा हमारा। कितना आसान सवाल। चलो, dust and salt particles act as hygroscopic nuclei around which water vapor condenses और बनते हैं आपके क्लाउड। बिल्कुल सही बात है। Higher concentration of the dust particle is found in subtropical and temperate region due to dry winds in comparison to equatorial and polar region। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट है दोस्तों जो कि हमारा करेक्ट है। राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो कभी बाद में पूछूंगा। ठीक है, दोनों से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंसोलेशन इज करेक्ट? इंसोलेशन इज प्रिडोमिनेटली शॉर्ट वेव, सही बात है। हाँ जी। इंसोलेशन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हर जगह पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है? पोल पर कुछ और होगी, इक्वेटर पर कुछ और होगा कहानी। तो सेकंड हमारा क्या है दोस्त? इनकरेक्ट है, केवल पहला सही। विच ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम? तो ये याद करना पड़ेगा भाई, ये सब फैक्ट्स हैं कि कौन ज्यादा देर तक वहां पे मौजूद रहता है एटमॉस्फेयर में हमारे। सो इसका आंसर इज हमारा N2O। CFC लिख लो। मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम आपका किसका ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो ये सब की वैल्यूज होती हैं। सो इट इज हमारा N2O। N2O का मैक्सिमम एवरेज रेसिडेंस टाइम है आपका, मैक्सिमम ड्यूरेशन तक एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इट इज N2O। अच्छा, आपका एसिड रेन किससे होता है? किससे? और कार्बन डाइऑक्साइड, NO2। NO2 होगा, N2O होगा। ये दोनों अलग है भाई, ध्यान रखना। हाँ। क्वेश्चन नंबर 44, इन्वर्जन के बारे में कौन सा करेक्ट होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, इज इट करेक्ट? लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए, शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और पोल्स पर नहीं देखने को मिलता। ये आपका सीडस का ही पीवाईक्यू है भाइयों। थर्ड इनकरेक्ट है। पोल पर बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, इक्वेटर पर भले देखने को ना मिले, बट पोल पर जरूर आपको देखने को मिलेगा ये। तो इसका आंसर इज दोस्तों हमारा 1 और 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिगार्ड टू ग्रीन हाउस? ये क्वेश्चन हमने बैच की क्लास में भी किया था, है ना, बड़ा वाला सवाल, वो ये पीवाईक्यू है आपका। तो वही है, शॉर्टर वेवलेंथ की आपकी इंफ्रारेड वेव आती है सन से, वो इंटर कर जाएंगी, लेकिन जब वापस जा रही होंगी तो उनको ट्रैप कर लिया जाएगा। उसी को बस बड़े फॉर्म में लिखा गया। ओके, आइसो हेलाइन क्या होते हैं भाई? ये प्लीज याद कर लो भाई, जितने भी आइसो पढ़ाया है तुमको, एक ना एक सवाल आ जाता है एग्जाम में। तो आइसो हेलाइन, देखो हेलाइन से याद रखना, हेलाइन इज बेसिकली हमारा फॉर सैलिनिटी। हाईएस्ट एल्बिडो, पीवाईक्यू है आपका ये। तो जो आपकी फ्रेश स्नो होती है उसका एल्बिडो होता है मैक्सिमम। ओजोन लेयर कहां मिलेगी? बच्चों वाला सवाल। इंडिया का पीवाईक्यू है तुम्हारा ये। क्वेश्चन नंबर 49, पोल दे रहा हूं जरा मैं। क्वेश्चन नंबर 49 का बाल को पोल दे रहा हूं, जरा बताने का कष्ट करें।
कितनों का आंसर ए है? कितनों का आंसर बी है? The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. ये आपके सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है इस बार का, 2024 का। पहले भी करा रखा है तुमको मैंने। Excess of which of the above in an environment is cause of acid rain? इनमें से किसका एक्सेस विल कॉज एसिड रेन भाइयों? तो इट इज हमारा NO2 एंड SO2 विच इज 2 and 4। रेडियो वेव्स, अब ये बच्चों वाले सवाल भी यहाँ नीचे हैं। रेडियो वेव्स आपकी हमारी कहां से वापस आती है? आइनोस्फेयर्स। ऑक्सीजन गैस इज इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ, कितने किलोमीटर के बियॉन्ड फिर ऑक्सीजन आपकी हमारी नेग्लिजिबल हो जाती है? इट इज 120 किलोमीटर। गुड। Which of the following gases is transparent to incoming solar radiation and opaque to outgoing? कहने का मतलब ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? पक्की बात। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। अब ये आइसोथर्म के ऊपर है। पहले जरा एक बार मैं आपको आइसोथर्म समझा देता हूं, यहाँ नीचे एक बार और ड्रॉ करके, फिर आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। देखो भाइयों, आइसोथर्म क्या होता है? इमेजिन ये हमारा क्या है? ग्लोब। ये हो गया भैया हमारा इक्वेटर, ये हो गया हमारा भैया पोल, अब मुझे बताओ आइसोथर्म होता क्या है? हम्म मतलब दुनिया भर की अगर हम जहां जहां सेम टेम्परेचर है उसको अगर हम जोड़ दें जो एक लाइन बनेगी, उसी को हम बोलेंगे आइसोथर्म। परफेक्ट, ठीक है। सो जो आइसोथर्म का हम डेविएशन पढ़ते हैं, अगेन दो सीजन का मेन होता है, एक जनवरी और एक आपका हमारा जुलाई। लेकिन नॉर्मली हम जनवरी का ही पढ़ते हैं बिकॉज जुलाई में वो पैरेलल ही रहती है। जनवरी का आपकी अलग कहानी। अब ध्यान रखना, जनवरी में क्या होगा? ये मान लो आपका जमीन है, ठीक, और बाकी पानी। पानी पर अलग होगा, जमीन पर अलग होगा, ठीक। आइसोथर्म का सिर्फ इतना मतलब था, जैसे इमेजिन करो इक्वेटर के नजदीक मान लेते हैं टेम्परेचर था 20 डिग्री। अब दुनिया में जहां जहां 20 डिग्री टेम्परेचर है उसको हम एक लाइन से जोड़ देंगे, तो इक्वेटर पर तो होगा होगा, लेकिन हमें यह भी देखने को मिलता है कि आपके अटलांटिक ओशन में खासकर, राइट, हमारे इधर ओशन तक या आपके ओशन में खासकर ऊपर तक 20 डिग्री का टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। तो पानी में आपकी जो हमारी आईटी सॉरी आइसोथर्म होता है वो ऐसे शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ। लेकिन जमीन पर क्या होगा? जो आपके पोल के आसपास का ठंडा टेम्परेचर है, क्योंकि ये विंटर है, जनवरी की हम बात कर रहे हैं, और आपको पता है विंटर में जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो जो पोल का ठंडा टेम्परेचर है वो आपको ऊपर तो मिलेगा, जैसे मान लो हो सकता है 2 डिग्री टेम्परेचर, तो 2 डिग्री टेम्परेचर यहां भी मिलेगा, और हो सकता है थोड़ा और नीचे जमीन पर भी आपको 2 डिग्री टेम्परेचर मिले। तो हमें यह देखने को मिलता है कि जो हमारा आइसोथर्म है वो जमीन पर साउथवर्ड शिफ्ट हो जाता है। दोबारा बता रहा हूं, समझ नहीं आया होगा मुझे पता है। देखो, आपको पता है कि जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, विंटर है, पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, ठीक। तो जो गर्म टेम्परेचर है इक्वेटर का, वो गर्म टेम्परेचर आपको केवल इक्वेटर पर ही नहीं बल्कि थोड़ा ऊपर तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपके वार्म ओशन करंट्स भी मौजूद होती है, ठीक। तो जब हम 20 डिग्री की लाइन को प्लॉट करेंगे तो वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ ऐसे झुक जाएगी। सिमिलरली जो पोल का हमारा ठंडा टेम्परेचर होगा, क्योंकि जमीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो केवल पोल वाली जमीन नहीं, थोड़ी नीचे तक जमीन में आपको माइनस में टेम्परेचर या फिर कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जमीन पर यह साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पानी में नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। खत्म। तो बस ये लिख लेंगे कि जनवरी के महीने का पूछता है हमसे
जनवरी के महीने में सदर्न ओशन में आपका नॉर्मल पैरेलल ही होता है। ये मेन कहानी हम देखते हैं नदन ओशन, नदन आपके हेमिस्फेयर में। उसका रीजन ये है, यहाँ पर जमीन ज्यादा होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में पानी ज्यादा है, इसलिए वहां उतना देखने को नहीं मिलता, वहां पैरेलल ही रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका आइसोथर्म जो होगा दोस्त, ध्यान रहे, आइसोथर्म डेविएट्स टुवर्ड नॉर्थ। आइसोथर्म हमारा डेविएट कर जाएगा नॉर्थ की तरफ हमारे ओवर ओशंस, और ये हमारा साउथ की तरफ डेविएट करेगा भाइयों ओवर जमीन। तो कृपया इन बातों का विशेष ख्याल रखें, ध्यान रखें। चलो भाई, अब आते हैं फिर क्वेश्चन पर। तो यहां पे सवाल ये था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है हमारे आइसोथर्मल मैप इन द मंथ ऑफ जनवरी। आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट, सही बात है। द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्या गल्फ स्ट्रीम कोल्ड करंट होती है? वार्म करंट होगी ये भी आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है, एज इट इज। सेकंड इनकरेक्ट है, केवल पहला सही। चलो, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर, एंड उसका रीजन आपको दिया गया है। रीड करो जल्दी, कृपया रीड करिए। देखो, जो आपका टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा या डिफरेंस होगा कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बीच में, वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है, अभी आपने पढ़ा जनवरी में, इसीलिए आप उसका पढ़ते हो। तो ये समर नहीं होगा, ये विंटर होगा, एक्चुअली उल्टा लिखा है। तो ये प्लीज इस लाइन को नोट कर लो, जो भी मैंने आपको आइसोथर्म पढ़ाया उसका मतलब यही था कि बाकी के महीनों में आइसोथर्म ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे हमारे लैटिट्यूड के, लेकिन जनवरी के महीने में क्या होता है कि ओशन पर कुछ और, जमीन पर कुछ और। तो उसका रीजन यही है कि जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस होता है कॉन्टिनेंट और ओशन का, वो विंटर में ज्यादा होता है, राइट, एज कंपेयर टू समर। समर में तो ऑलमोस्ट सब गर्म होते हैं, लेकिन विंटर में जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी एज कंपेयर टू ओशन हमारे। तो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया, और जब पहला इनकरेक्ट हो गया तो फिर एक ही आंसर बचता है। बट ये सब ना स्टेटमेंट ऐसे पता हो आपको, राइट, आइसोथर्म क्या है, शिफ्टिंग क्या है, उसके ऊपर सवाल कैसे बन सकते हैं। चलो भाई, सन आपका डायरेक्टली ओवरहेड कब होता है, कहां पे होता है? इक्वेटर पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। क्या होगा? नेक्स्ट, एट एपीहीलियन अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन ऑन 4 जुलाई। तो इसको ऐसे याद रखना, देखो, एक ए से याद रखना अहेड और पी से याद रखना पास, ठीक है। सो अर्थ हमारा दूर होता है पेरीहिलियन पर। अरे भाई, पेरीहिलियन में आपका क्या होता है, पेरीहिलियन, अर्थ हमारा पास होगा, और ये फिनोमेना कब देखने को मिलता है आपका? जनवरी में। अब कुछ लोग को लगेगा भैया बट जनवरी में तो विंटर होता है ना, अगर पास होता तो समर होता। तो यार, केवल भारत में होता है विंटर, दुनिया में और भी मुल्क हैं, ठीक है, और भी जगह हैं। तो याद रखेंगे डेट। अपीहिलियन आपका होता है 4 जुलाई को, पेरीहिलियन आपका होता है 3 जनवरी को। इक्विनॉक्स पता है? वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है?
मार्च में, सितंबर, और ऑटोमनल फिर कब होगा? होमवर्क तुम्हारा, ठीक है, पढ़ के आप आओगे। ऑटोमनल और वो, ठीक। तो मुझे यहाँ ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था नॉट करेक्ट। हम्म, गुड। तुम लोगों ने टिक क्या किया था इसका आंसर? सी। अच्छा याद नहीं था, ठीक है, ओके। तो नोट कर लेंगे, उल्टा लिखा हुआ था। एपी हिल में दूर होता है, पेरी हिल में पास होता है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनसे जो इंसुलेशन को इंपैक्ट करते हैं? पहली चीज जो मैंने आपको लिखाई थी, रोटेशन, रेवोल्यूशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, लेंथ ऑफ द डे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो कि आपके इंसुलेशन को इंपैक्ट करेंगे? तो क्या सेकंड होगा क्या, रिवोल्यूशन? जब सेकंड नहीं होगा तो फिर तो कहानी खत्म, बस। द हाइयर द लैटिट्यूड, लेसर इज द इंसुलेशन। करेक्ट है? सोचो। सोच नहीं पा रहे हो भाई? अरे पोल पर कम होगा ना, तो जितना हाई होगा आपका लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हाई होने का मतलब है पोल्स 90 डिग्री, तो वहां पर इंसुलेशन ऑब्वियसली कम होगा। करेक्ट है। मैक्सिमम इंसुलेशन आपको देखने को मिलता है ओवर सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, इक्वेटर पर इंसुलेशन कम होता है। कोई बताएगा इसका रीजन क्या है? गुड। सो क्लाउड्स आपके ज्यादा होते हैं हमारे इक्वेटर पर, क्लाउड्स आर मोर ओवर इक्वेटर, इसीलिए ट्रॉपिक्स पर आपके ज्यादा होता है इंसुलेशन एज कंपेयर टू इक्वेटर। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है। स्टेटमेंट थर्ड हमारा दोस्तों इनकरेक्ट है, जिसमें लिखा है कि इक्वेटर रिसीव्स कंपेरेटिवली मोर इंसुलेशन, दिस इज इनकरेक्ट। इक्वेटर को इंसुलेशन एग्जैक्टली कम इसलिए मिलता है बिकॉज बादल होते हैं जो रोक लेते हैं, बट ट्रॉपिक्स पर क्योंकि स्लैंटेड रेज पड़ती हैं, राइट, तो वहां पर ज्यादा इंसुलेशन होता है। मैं तुम्हारे चेहरे पर सीधे टॉर्च मारूंगा तो खाली यहाँ पे दिखेगा, बट मैं नीचे से मारूंगा, शायद यहां से लेकर यहां तक दिखेगा आपका एरिया। सेम रीजन आपका होता है। और एक रीजन ये होता है कि आपके क्लाउड्स जो होंगे वो ज्यादा होते हैं ओवर इक्वेटर, इसीलिए इंसुलेशन जो होगी वहां पर कम होगी। तो पूछा गया था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, थ्री ओनली। चलो, प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग, एडवेक्शन इन ट्रॉपिकल रीजन्स, बट अरे सॉरी यार, सॉरी। इन ट्रॉपिकल रीजन्स पर्टिकुलरली नदर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लू बहती है, किसकी वजह से? रेडिएशन, एडवेक्शन, कंडक्शन, या फिर भाइयों कन्वेक्शन। तो लू क्यों बहेगी? ड्यू टू एडवेक्शन, इसका आंसर है एडवेक्शन। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर? थिकनेस जो होगी हमारे ट्रोपोस्फेयर की वो ग्रेटेस्ट होती है एट द पोल्स। टेम्परेचर इन द मेसोस्फेयर इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। मेसोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑरोराज। टेम्परेचर इन द आयनोस्फेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विथ हाइट। पूछा गया था करेक्ट दोस्त, डी हमारा करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट दिखे। नेक्स्ट, air drainage in hills and mountains occur when cold air produced at night flows down the slopes into valley. What is the primary benefit of this process? Air drainage in hills and mountain occur जब ठंडी हवाएं आपकी स्लोप्स के थ्रू, आपकी कैटाबेटिक विंड, कैटाबेटिक विंड जब नीचे आती है तो उसका बेनिफिट मेन क्या है? ये ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर देगी, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन प्लांट्स, it raises the temperature of the surrounding area, it causes an increase in precipitation in the hills। ये लिख लो, ये वहां का लोकल रीजन है, इसका आंसर बी होगा।
ये जो भी हमारे फ्रॉस्ट वगैरह होते हैं प्लांट पर, उनको रोकने में हेल्प करता है। फ्रॉस्ट पता है ना, ड्यू, फ्रॉस्ट, कंडीशंस याद है इनके? आइडियल कंडीशन ऑफ ड्यू क्या होता है? क्लाउडी नाइट, ओपन स्काई। स्काई तो ओपन ही होता है, क्लियर स्काई, ओके। और क्लाउड नहीं चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, जो हमारे एरिया है इक्वेटर के नजदीक, उनको ज्यादा रेनफॉल मिलती है। रीजन दिया गया है, हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेनफॉल इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, और सही रीजन भी आपने दिया यहाँ पर, बढ़िया। करेक्ट सीक्वेंस, बच्चों वाला सवाल, लेकिन अभी भी आता है ये। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इनमें से कौन से हमारे क्लाइमेटिक और ज्योग्राफिकल फिनोमेना हैं? थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ दीज फिनोमेना? थंडर क्लाउड डेवलपमेंट जो आपके होते हैं वो हमारे इनमें से कौन से फिनोमेना की वजह से होते हैं? कंडेंसेशन, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी, या वर्टिकल विंड? सोचो, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कंडेंसेशन तो होगा ही होगा। हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, कंसिडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड ज्योग्राफिकल फिनोमेना, थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ दीज फिनोमेना? हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी, ये तो होगा ही माउंटेन, वर्टिकल विंड, हवाएं ऊपर जाएंगी जाएंगी, हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी होगा। क्लाउड डेवलपमेंट में क्या होता है? कंडेंसेशन दोस्त, ओरोग्राफी होता है माउंटेन बिल्डिंग बेसिकली, ओरोजेनी होता है वो। इसमें ऑप्शन रॉन्ग दिए क्या? इसमें क्या मैंने ऑप्शन गलत दे रखे हैं क्या यार? यार इसमें ऑप्शन रॉन्ग है थोड़ा सा, इसको छोड़ दो, ठीक है। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम ओवर द इक्वेटर, कितना? बढ़िया। हाई इंसुलेशन एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट अकर ओवर द इक्वेटर, इसीलिए क्या होता है, देखो, जो आपकी पहली लेयर है ना, वो बनती क्यों है? जहां तक नॉर्मल वेदर फिनोमेना आपके होंगे, बादल बनेंगे या बाकी चीजें होंगी, वहां तक होता है। पोल पर कम होता है, इसलिए वहां पर कम है। तो इसका आंसर फिर कौन सा होगा? गुड। Albedo of an object determines its visible brightness when viewed with reflected light. Albedo of Mercury is greater than albedo of Earth. तो ये तो बच्चा बच्चा याद कर रखा है, एल्बिडो आपकी सबसे कम होती है मरकरी की, तो सेकंड इनकरेक्ट है हमारा, पहला सही है केवल। जेट एयरक्राफ्ट आपके फ्लाई वेरी इजिली एंड स्मूथली इन द लोअर एटमॉस्फेयर, क्यों ऐसा? कोई क्लाउड नहीं होते इसलिए उधर, देयर आर नो वर्टिकल विंड्स इन लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, क्या रीजन है आपका? तो यार ये नोट कर लेंगे प्लीज, ठीक है, दोनों आपके रीजन है। नॉर्मली हमारे जेट्स क्यों प्रेफर करते हैं वहां फ्लो करना? क्योंकि वहां पर हवाओं का उतना ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, और दूसरा क्लाउड का फॉर्मेशन आपके ट्रोपोस्फेयर तक ही होता है, उसके ऊपर नहीं होता, इसलिए वहां पर आपके जेट्स क्लाउड के ऊपर उड़ते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकॉज द एटमोस्फियर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, there is more moisture in the upper atmosphere, the air is less dense in the upper atmosphere। पूछा गया है कि नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज, इन्वर्जन की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल रेंज की बात कर रहा है। तो ऐसा क्यों? एटमोस्फियर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ऑब्वियसली यही तो पढ़ते हो, ग्लोबल वार्मिंग।
क्योंकि जो इनकमिंग रेडिएशन है उसको ट्रैप नहीं करते ना, जो वापस जा रही हो तो उसको ट्रैप करते हैं। तो बिल्कुल आपका ये सही है। देयर इज मोर मॉइस्चर इन अपर एटमोस्फियर, ये गलत है। नीचे मॉइस्चर ज्यादा होगा ना भाई, नीचे आपके पार्टिकल ज्यादा है, नीचे गैसेस ज्यादा होंगे, नीचे मॉइस्चर आपका ज्यादा होता है, ऊपर नहीं। तो सेकंड इनकरेक्ट है हमारा। जब सेकंड इनकरेक्ट है तो फिर बचा हमारा कौन सा आंसर? द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोस्फियर, ऑब्वियसली ऊपर पार्टिकल्स कम होंगे ना एयर के। 1 और 3 इसका आंसर। अरे गैसेस तो नीचे ही घूम रही होंगी ना यार, जहां ज्यादा गैस होंगी वहां पार्टिकल आपके हमारे ज्यादा डेंस होंगे। 71st, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये होता है कि हाई टेम्परेचर हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच का डिफरेंस किसी भी एक जगह पर। जैसे लखनऊ में क्या होगा, लखनऊ में आपका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाएगा, 40 डिग्री, और लोवेस्ट 4 डिग्री 5 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया एक रेंज, बेसिकली एनुअल रेंज। एक होता है डायरनल रेंज, सुना होगा आपने, एक दिन का डिफरेंस कि आज के दिन का हाई क्या है लो क्या है, जो न्यूज में दिखाते हैं आपको, न्यूज़पेपर में आता है, दैट इज कॉल्ड डायरनल रेंज। तो एनुअल रेंज जो आपके टेम्परेचर का होता है वो इंटीरियर में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोस्ट। आपने पढ़ा भी होगा कि कोस्टल रीजन्स में आपके क्लाइमेट मॉडरेट होते हैं ना, ना ज्यादा गर्मी। हाँ, अब इसके रीजंस क्या, चलो पोल दे रहा हूं इसका। हम्म। देखो भाई, पहला, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस इज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, वेरिएशन इन अल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, तो ऐसा कुछ नहीं होता कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन में, ऐसा नहीं है कि आपके दोनों हमारे वेरिएशन हो। ठीक है, सेकंड रॉन्ग है। प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर, स्ट्रॉन्ग विंड्स तो आपकी यार चलती है किनारे पे। हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कंपेयर टू कोस्ट, केवल वन इसका आंसर। सवाल ये था कि एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कंपेयर टू कोस्टल। अंदर टेम्परेचर हाई क्यों होता है? अरे भाई, अगर अंदर बारिश ज्यादा होती तो टेम्परेचर हाई थोड़ी ना होता, लो होता ना, राइट। और अगर हवा बहुत स्ट्रांग होती तो हवा अपने साथ क्या लेकर आती, मॉइस्चर लेकर आती। सब कुछ आपके इंटरलिंक्ड है, तो सारे गलत हैं, केवल पहला सही था। 21 जून को सन क्या होगा, नहीं निकलेगा। डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल, does not set below the horizon at the Antarctic Circle, shines vertically overhead at the tropic at noon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn। खतरनाक सवाल है, अगर कर लिया तो मतलब। किसका आंसर सी है? सी किसका है? अबे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, इक्वेटर कहां पहुंच जाओगे? इसका आंसर बी है। अबे आर्कटिक सर्कल ऊपर होता है, अंटार्कटिक नीचे है। ठीक, जब आपका सन नदन हेमिस्फेयर में पहुंच गया है तो सन यहां से नहीं दिखेगा ना, इधर से। तो सेकंड है, इट इज डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक में तो जाके दिखेगा दिखेगा ना वो। आर्कटिक आपका ऊपर होता है, अंटार्कटिक नीचे होता है।
क्वेश्चन थोड़ा अलग करके पूछ लो तो तुम फंस जाते हो। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, हावेवर द अबेंडेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी लेस। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन एलिमेंट तो काफी अबेंडेंट है आपका, तब मोस्ट तो नहीं बोलेंगे बट ठीक ठाक है, लेकिन लेकिन आपको यार मैंने एक वीडियो नहीं दिखाई होगी, जब हमारा एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ था ना, तो हाइड्रोजन और हीलियम स्केप कर गए थे आपके बाहर, राइट? क्यों? बिकॉज ये आपके बहुत लाइट होते हैं, देवर ब्लोन अवे। तो लाइटेस्ट आपको बताइए एलिमेंट है हमारा, लाइट होता है ये। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इज टू स्मॉल टू होल्ड सो लाइट एन एलिमेंट। ठीक है, मतलब वो इतने लाइट एलिमेंट को होल्ड नहीं कर पाई, बिकॉज ऑफ दैट आपके हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर उड़ गए थे। 74, प्राइमरी फैक्टर क्या है कॉजिंग द डेविएशन ऑफ आइसोथर्म्स इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? proximity to equator, ocean current and land mass distribution, elevation of land surface, presence of glaciers। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, क्या होगा? चलो वेरी गुड। Which of the following statements is true regarding the isotherms in southern hemisphere? They are more irregular and sharply bent over land masses. They run parallel to the latitudes। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको भाइयों ये चीज बताई थी, खत्म। क्योंकि वो होते हैं पैरेलल, इसलिए हम उनके बारे में पढ़ते भी नहीं नॉर्मली। हाउ डज द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूट टू द अर्थ हीट बजट? ये रिफ्लेक्ट कर देगा सभी इनकमिंग रेडिएशन को, क्या ये अब्जॉर्ब करेगा और रेडिएट करेगा, हीट बैलेंस करता है अर्थ के टेम्परेचर को। इट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रीचिंग द अर्थ सरफेस। सबका भी। ट्रॉपिक डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली heated up, nor do high latitudes get permanently frozen. The surplus heat energy from the tropics is redistributed polewards। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो एक लाइन लिखी होती है कि एनर्जी हमारी जो होती है वो क्या होती है, जितनी भी एक्सेस एनर्जी है, जैसे मान लो इक्वेटर पर जो एक्सेस एनर्जी है वो पोल की तरफ मूव करेगी, पोल का जो ठंडा पानी है वो मूव करेगा टुवर्ड्स इक्वेटर। तो ये पूरे ग्लोब पर सर्कुलेशन आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों वही बोला गया है आपका कि आपके जो ट्रॉपिक्स होते हैं, अगर ऐसा ना होता ना तो इक्वेटर गर्म ही हो जाते ना कि भाई कोई है नहीं पता वहां पर। ठीक है, तो जो एक हमारा हीट बजट होता है, पूरे अर्थ का एक हीट बजट है जो बैलेंस रहता है। ठीक, तो ट्रॉपिक्स आपके इतना भी हीट नहीं हो पाते, राइट? और हाई लैटिट्यूड भी हमारे इतना नहीं है कि परमानेंटली फ्रोजन रहेंगे, कभी ना कभी ऐसा होगा ना कि वो भी आपके थोड़े बहुत मेल्ट होते हैं, वहां की चीजें भी नीचे आती। दूसरा उसका रीजन ये है कि जो भी आपके सरप्लस हीट, कहीं पर भी अगर सरप्लस हीट है, चाहे वो इक्वेटर पर है चाहे वो पोल पर है, वो आपकी हमारी डिस्ट्रीब्यूट होगी इधर उधर। इक्वेटर की जाएगी पोल की तरफ, पोल की चीजें आएंगी आपकी टुवर्ड्स इक्वेटर। दोनों ही आपके स्टेटमेंट यहां पर सही है और करेक्टली वो एक्सप्लेन कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर? एक और लल्लू सवाल, ये आपके लिए चलो होमवर्क। आखिरी सवाल, पोल दे रहा हूं इसका, उम्मीद है कि सब लोग सही करोगे। पढ़ो जरा। The process of horizontal heating of the atmosphere is known as convection. The convective transfer of energy is confined only to the troposphere and stratosphere. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। हाँ भाई चैट में बताओ, चैट में कितने लोग का आंसर है ए? कितने लोग का आंसर है बी? कितने लोग का आंसर है सी? दोनों गलत है।
और कितने लोग का आंसर है डी? दोनों सही है। क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई, पहली बात तो प्रोसेस ऑफ हॉरिजॉन्टल हीटिंग को हम कन्वेक्शन नहीं बोलते, एडवेक्शन बोलते। तो फर्स्ट रॉन्ग है। जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो आपकी कन्फाइंड है ट्रोपोस्फेयर, और वो स्ट्रेटोस्फेयर तक भी जाती है। ये प्लीज नोट कर ले अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता था तो। सेकंड इज करेक्ट बट ओनली फर्स्ट वाज इनकरेक्ट। हमारा आंसर वाज वन ओनली। तो तीन चार पांच चीजें थी जो कुछ न्यू थी आपके लिए, जो आपको नोट करनी थी। तुमको होमवर्क दिया मैंने भाई। क्वेश्चन, अरे स्लाइड भेज दूंगा ना। ठीक है। अच्छा 76 रहेगा क्या? हाउ डज द इफेक्ट ऑफ ओशन करंट डिफर बिटवीन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इन जुलाई? पढ़ो भाई चलो। In the southern hemisphere, ocean current have a stronger influence on the temperature patterns than in northern hemisphere. ऐसा है भाई। आपके सदर्न हेमिस्फेयर में खाली पानी पानी है तो उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। नदर्न हेमिस्फेयर में आइसोथर्म्स रन पैरेलल। इन बोथ हेमिस्फेयर आइसोथर्म्स आर मोर इरेगुलर इन जुलाई। नहीं, जनवरी में ज्यादा होते हैं रेगुलर, विंटर में ज्यादा होंगे। अभी आपने एक सवाल किया था ना, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, पढ़ लेना। सदर्न हेमिस्फेयर में आइसोथर्म ज्यादा पैरेलल होते हैं। तो आपने एक चीज पहले क्लासेस देखी, आपने नॉलेज गेन किया, फिर आपने आज ये सीखा कि उस नॉलेज का एप्लीकेशन हमें कैसे करना होता है, कैसे दिखाना होता है। काफी चीजें आपकी रिवाइज यहाँ पे हुई हैं। 2 घंटे बीत गए क्या यार? 4:15 हो गए। मजा आया है? आई नो कुछ लोग के लिए न्यू था। रिजल्ट जरा दे दो। चलो ठीक है, 4:15 बज गए, मिलते हैं क्लास में शाम को भाई 6 बजे। भैया मेरे सिटी में आर्मी के लिए व्हीकल्स बनाए जाते हैं, मेरा बताइए मैं कहाँ से हूँ? अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कहाँ से हो तुम। ओशनोग्राफी भी करेंगे, हाँ चलो ठीक है, डन। 10 रॉन्ग हुए केवल बस। गुड यार, बढ़िया। पीडीएफ भेज दूं क्या? पीडीएफ भी चाहिए आपको? 22 रॉन्ग हुए। ओके, चलो ठीक है, ध्यान रखो। सी यू इन क्लास अभी शाम को, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।